तो बच्चों कैसे हो आप सब। आज हम आप सब के साथ जुड़ रहे हैं 16 ग्रुप एलिमेंट्स को लेकर। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 16 ग्रुप एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। मैं आपके केमिस्ट्री वाले सर अभिषेक बात कर रहा हूं और हम आज स्टार्ट कर देंगे 16 ग्रुप एलिमेंट्स। 16 ग्रुप एलिमेंट में आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम और पोलियम। इसकी ट्रिक आसान सी है, ओल्ड स्टाइल से TPO। अगर हम इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं बेटा, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NH2NP4, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 6 आउटर मोस्ट शेल में। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। एक मैंने यहाँ नोट किया है कि ऑक्सीजन सब जगह, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम जितने भी कंपाउंड है वो ऑक्साइड्स तो फॉर्म करते ही हैं, यानी कि ये ग्रुप बहुत ज़्यादा ओपन है, ऑक्साइड्स की वजह से काफ़ी ओपन है। इस ग्रुप का एक और नाम है, वो है चाल्कोजन। चाल्कोजन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग कंपाउंड्स। 95% ऑफ जो ओर्स होते हैं वो इसी फैमिली से हमको ऑब्टेन हो जाते हैं, इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप हमारे लिए बन जाता है। अगर हम बात करें सल्फ़र की, तो सल्फ़र हमें ओनियन में मिलता है, एग में मिलता है, हेयर्स में भी सल्फ़र प्रेजेंट होता है, मस्टर्ड के अंदर भी सल्फ़र प्रेजेंट होता है। और ये क्वेश्चन 2016 के बैच में CBSE में 1 नंबर का पूछा गया था। अगर हम ऑक्सीजन के किसी और कंपाउंड की बात करते हैं तो हम कैल्शियम सल्फेट .2H2O, जिसको हम जिप्सम भी कहते हैं बेटा, जिप्सम ले सकते हैं। PBS दैट इज़ नथिंग बट गैलेना, ZNS दिस इज़ योर जिंक ब्लेंड। तो ये कुछ एक ऐसे इसके नोन कंपाउंड्स हैं जो हमको मिलते हैं। इसके बाद अगर हम ऑक्सीजन की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो मैंने यहाँ लिखा है ऑक्सीजन का रामबाण। ऑक्सीजन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा, कोई भी सवाल आ जाए 16 ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन से रिलेटेड, आपका आंसर इन 5 में से किसी एक में रहेगा। या तो कारण रहेगा वो स्मॉल साइज का है, या कारण रहेगा कि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, या रीज़न रहेगा उसकी हाई आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल है उसके अंदर, या फिर छोटे साइज के साथ साथ लोन पेयर रिपल्शन है। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन पे जाएंगे, जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का एक पूरा सेशन लगाएंगे, तब हम ये समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है और ये कंसेप्ट कितना आसान भी है और कितना इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम जनरली आगे बढ़ते हैं तो अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो लेफ्ट से राइट जब आप जाते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 15th ग्रुप से कम होती है। क्या कारण हो सकता है? क्योंकि 15th ग्रुप क्या है आपका? हाफ फिल्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन। देखो, हाफ फिल्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन होने की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 16th ग्रुप से ज़्यादा है। साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे, आपके नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, और जैसे जैसे शेल्स बढ़ेंगी आपका साइज इंक्रीज होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी कम होने लग जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नीचे जैसे हम जाते हैं तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होने लग जाती है। ऑक्सीजन एक बहुत अच्छा नॉन मेटल है, जबकि पोलोनियम जो इस पूरे के पूरे ग्रुप का आखिरी एलिमेंट है वो मेटेलिक बिहेवियर शो कर देता है बेटा। एक और पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू सल्फर। अब देखो ध्यान से, ऑक्सीजन का क्वेश्चन आ गया, ऑक्सीजन का सवाल आएगा तो ये रामबाण है हमारा, यहां से क्वेश्चन का आंसर निकलेगा ही निकलेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज की जाती है, जो एनर्जी लूज की जाती है, जो एनर्जी इवॉल्व होती है, वो ऑक्सीजन की लेस नेगेटिव है, जबकि ऑक्सीजन की मोर नेगेटिव होनी चाहिए थी। लेस नेगेटिव क्यों है? क्योंकि उसका स्मॉल साइज है और उसके अंदर लोन पेयर रिपल्शन प्रेजेंट है, इस वजह से ऑक्सीजन एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। यही सेम चीज 17 ग्रुप एलिमेंट्स में भी लागू होगी जब हम बात करेंगे फ्लोरीन और क्लोरीन की, वहां पर भी ये सेम चीज लागू होती है बेटा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, नॉन मेटेलिक बिहेवियर है जनरली, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, पर पोलोनियम की क्या हो चुकी है? +2 मेटेलिक बिहेवियर शो करता है। जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करेगा? क्योंकि उनके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। हमने ये चीज़ सीखी है 11th के अंदर भी कि जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं वो अपने साइज को एक्सपेंड कर लेते हैं, और अगर वो अपने साइज को एक्सपेंड कर लेंगे, अपनी शेल को एक्सपेंड कर लेंगे, तो उनके अंदर टेंडेंसी होती है
ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स बनाने की, जैसे SF4, SF6, इस तरीके के कंपाउंड। अब बात आती है बेटा रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ अगर मैं ऑक्सीजन की रिएक्शन करता हूं तो H2O, सल्फर के कंपाउंड देखूंगा तो H2S, H2SC, इस तरीके के कंपाउंड होंगे। अब देखो ध्यान से, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये क्वेश्चन 2014 के अंदर आया था। अब यहां से इस पेज से मैं बताता हूं कि कितने सारे सवाल पेपर में पूछे गए हैं। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हमें ये चीज पता है कि हाइड्रोजन बहुत छोटा एलिमेंट है, बहुत छोटा सा इत्तू सा, तो वो इत्तू सा एलिमेंट इत्तू से के साथ ही तो स्टेबल होगा ना, छोटा छोटे के साथ ही तो स्टेबल होगा, बड़े के साथ कैसे स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब मैं जब डाउन द ग्रुप जा रहा हूं तो मुझे बड़ा एलिमेंट मिल रहा है, जबकि हाइड्रोजन मेरा इत्तू सा है। अगर हाइड्रोजन बहुत छोटा है और दूसरा एलिमेंट बहुत बड़ा है तो उसके बीच का बॉन्ड कैसा होगा, वीक, और अगर वो बॉन्ड वीक होगा तो वो जल्दी H पॉजिटिव आयंस दे देगा। इसका मतलब उसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करूं तो डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। ऑब्वियस सी बात है, जब दो जने दोस्त नहीं रह सकेंगे, एक बड़ा है एक छोटा है, जब छोटे बड़े की बात आती है तो दोस्ती नहीं होती है, तो जब दोस्ती ही नहीं रहेगी तो बॉन्ड टूट जाएगा। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो वो बहुत छोटा सा है, पोलोनियम बहुत बड़ा है, अब एक छोटा एक बड़ा स्टेबल नहीं होंगे, बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं बेटा, शेल बढ़ने की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऑब्वियस सी बात है। थर्मल का मतलब क्या है, हीट देने पर तोड़ना, तो यार जो चीज स्ट्रांग होगी उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और जो चीज वीक होगी उसको तोड़ने में बहुत कम एनर्जी लगेगी। अब आता है कि ये क्वेश्चंस आए कहां है सर। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वाला क्वेश्चन है बेटा वो 2008, 2009, 2012, 2016 के अंदर आया हुआ है। और थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पिछले 2 सालों में, मतलब 2016 के बाद 2017 में और 2019 के अंदर, इन 3 सालों में ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। एक और पॉइंट आता है कि ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब बच्चा तुम्हारा एक डाउट हो सकता है सर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें तो नहीं पता, हमने तो 11th में पढ़ा था, हम भूल गए। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब जो पड़ोसी का क्या कर दे, रिडक्शन, और खुद का क्या कर ले, ऑक्सीडेशन। जो पड़ोसी का रिडक्शन करे और खुद का ऑक्सीडेशन कर ले वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये अच्छी खासी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अगर हम आगे बढ़े तो रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, 2 ही तरह के ऑक्साइड बना सकता है, या तो EO2 जैसे SO2 और EO3 जैसे SO3। अगर मैं ऑक्सीजन को सेंटर एटम मान लेता हूं तो O2 और O3, ये 2 तरह के आपके कंपाउंड बन सकते हैं। अब मैंने एक पॉइंट लिखा है कि EO3 इज मोर एसिडिक देन EO2। याद करो कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है इस चीज को कि जब मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने की वजह से मेरा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने की वजह से मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। यह क्वेश्चन है 2017 का। अगला है O3 गैस है और SiO2 सॉलिड है। यह क्वेश्चन AIPMT जिसको अब हम नीट बोलते हैं उसमें बहुत बार पूछा गया है भाई कि ये गैस है ये सॉलिड है, रीजन दे दो। और एक छोटा सा रीजन है, खेल खत्म, और ऑप्शन में पक्का मिलता है। कोई भी चीज गैस कब होगी, जब उसके पार्टिकल्स दूर हो, और कोई भी चीज सॉलिड कब होती है, जब उसके पार्टिकल पास पास हो। जब पार्टिकल्स दूर है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं किसी भी कारण से, और अगर पार्टिकल पास पास है तो उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग है। एटॉमिक मास जब बढ़ता है बेटा तो चीजें सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाती हैं। तो ये देखो, ये रहा रीजन, साइज इज द मेन कंसेप्ट, एटॉमिक मास इज द मेन कंसेप्ट। एक सवाल और आता है पेपर में कि ऑक्सीजन गैस है। यह क्वेश्चन 2018 में आया था भाई CBSE के अंदर, कि ऑक्सीजन गैस होता है लेकिन सल्फर जो है वो सॉलिड है, ऐसा क्यों। अब यार मेरे को सोच के बताओ कि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या है 2 और सल्फर की एटॉमिसिटी 8। अब यार एक तरफ तो 2 जने लड़े, एक तरफ 8 जने लड़े, किसकी पावर ज्यादा, ऑब्वियसली 8 की ज्यादा है। और दूसरा कारण आता है बेटा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो सल्फर मॉलिक्यूल है जिसका क्राउन शेप होता है, बिल्कुल ताज, सर का जो ताज होता है ना उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर वैन डर वाल इंटरेक्शन कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। चलिए आगे हम बढ़े अगर हम तो देखते हैं कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन में जो स्टेबिलिटी है हैलाइड की, फ्लोराइड जिसका साइज छोटा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। ये क्वेश्चन 2014 में एक बार पूछा गया था, बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन ये IIT के अंदर कम से कम 3 बार अलग अलग ऑप्शन बेसिस पे आ चुका है। तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान रखना कि स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड का ऑर्डर क्या होता है। अब अगर मैं हैलोजन के साथ रिएक्शन करता हूं तो मैं SCl2 बना सकता हूं जिसकी शेप एंगुलर है। ये पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, पूछा जाएगा ये आपसे SF4 और SF6।
SF4 की शेप पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। उसकी शेप होती है बेटा सीसॉ और उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d। और दूसरी चीज पूछेगा कि SF6 जो है वो हाइड्रोलाइज क्यों नहीं हो पाता। ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता क्योंकि ये जो 6 फ्लोरीन है इनका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि ये कंपाउंड कंप्लीटली इनर्ट होके ऑक्टाहेड्रल शेप दे देता है। जो 6 फ्लोरीन है उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना ज्यादा हिंडर्ड कर देते हैं, एक वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पे बच्चा, स्टेरिक हिंड्रेंस। और ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वैसे अनस्टेबिलिटी को जन्म देती है, लेकिन इस केस में ये इनर्टनेस क्रिएट करेगी, ध्यान रखना। एक और एग्जाम्पल है सिलीनियम का। ये एग्जाम्पल मैं लिखना नहीं चाह रहा था लेकिन मैंने लिखा है, उसके पीछे 2 कारण है। सिलीनियम के क्वेश्चन पेपर में बहुत कम आते हैं, लेकिन जिस साल आएंगे उस साल बच्चे को हमेशा डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि बच्चा सिलीनियम के कंपाउंड की रिएक्शन याद करके नहीं जाता है। और दूसरा इस वजह से लिखा है क्योंकि यहां लिखा है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन पेपर में ऑन एन एवरेज हर 3 या 4 साल में से एक बार पूछ लेते हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब हो सकता है कि तुम सोचोगे तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या थी, ये भी हमने 11वीं में पढ़ा था, 12th में तो याद ही नहीं है हमें। तो डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब होता है जब किसी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो जाए और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो जाए। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो Se2Cl2 में अगर मैं Se2 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहूं तो 2x प्लस -2 बराबर है 0, x की वैल्यू आएगी +1। और यहां पर अगर आप चेक करोगे तो +4 और यहां पे 0, तो वो +1 से +4 भी हो गया है, +1 से 0 भी हुआ है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन भी हुआ है और उसका रिडक्शन भी हुआ है। इसलिए डिसप्रपोर्शनेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, कम है चांसेस पेपर में आने के, पर अगेन जिस साल आएगा बच्चे घूमेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे हम बात करते हैं डाई ऑक्सीजन की। डाई ऑक्सीजन मतलब नॉर्मली ऑक्सीजन गैस क्यों स्टेबल होती है, क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो स्टेबलाइज कर देती है। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। ये नीट में पूछते हैं बेटा, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, डायरेक्ट पता होना चाहिए। इसके अलावा इसका बिहेवियर कैसा है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन करते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन टर्म्स ऑफ MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वही अगेन MOT क्या था आपका 11th क्लास का टॉपिक। तो अगर हम इसको वहां पे करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए पैरामैग्नेटिक है। कैसे प्रिपेयर कर सकते हो आप, KClO3 ले लो, इसको हीट कर दो, KCl बाहर हो जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। नॉट सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पर फिर भी NCERT में मेंशन है, हमें करनी चाहिए। ऐसे ही अगर हम Pb3O4 मतलब लेड का एक स्पिनल ऑक्साइड ले लेते हैं तो PbO मिल जाएगा और फिर से ऑक्सीजन मिल सकती है। जब भी ये रिएक्शन होगी तो डेल्टा H नेगेटिव होगा, मतलब हीट रिलीज होती है, ऑक्सीजन के अंदर हीट रिलीज करने का काम किया जाता है, इसलिए हम इसको फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर, हाइड्रोजन परऑक्साइड की जब रिएक्शन करेंगे या डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिल जाती है गैस। अब आता है सवाल कि भाई ऑक्सीजन तो हमें मिल गई, ऑक्सीजन से हमें क्या मिल सकता है। तो भाई कैल्शियम अगर ऑक्सीजन से मिलाएगा तो क्या मिलेगा, बोलो, कैल्शियम का ऑक्साइड। एल्यूमिनियम जाएगा तो क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। फॉस्फोरस होगा तो क्या मिलेगा, फॉस्फोरस का ऑक्साइड। अब ये जो P4O10 है इसका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है और मेरे को बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि ये पतंग जैसा स्ट्रक्चर बनाता है कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा और इस तरीके से जॉइन अप होके चीजें और हमको मिल जाती हैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे डिजाइन करने होते हैं। हालांकि सिलेबस का हिस्सा नहीं है ये स्ट्रक्चर हमारा, पर P4O10 का स्ट्रक्चर आप देखना, आपको अच्छा लगेगा। अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो CO2 और वाटर मिल जाएगा, ये नॉर्मल सी रिएक्शन थी। तो इस पेज से बहुत सारी चीजें नहीं पूछ सकता है, हाँ केवल ये पूछ सकता है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो एसिडिक होंगे, जैसे कार्बन के ऑक्साइड CO2। जो मेटल के ऑक्साइड है वो बेसिक होंगे, जैसे CaO। और कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिडिक की तरह भी बिहेव करें और बेसिक की तरह बिहेव करें, जैसे Al2O3। ये कुछ नहीं है भैया, ये 10th क्लास का आपका क्वेश्चन था। 10th क्लास के सिलेबस में आपके पास ये दोनों रिएक्शन लिखी हुई थी, मैंने दोबारा से नोट कर दिए थोड़े से एक्सटेंडेड फॉर्म में कि Al2O3 को HCl से रिएक्ट करवाया तो हमें ये मिला, और Al2O3 को अगर हम NaOH से रिएक्ट करते तो हमें ये मिलता है। इसे हम केवल रिवीजन के टाइम पे याद रखेंगे, वरना हमें याद नहीं रखना है। एक ऑक्साइड और होता है बच्चा, वो है न्यूट्रल ऑक्साइड। ये क्वेश्चन 2017 में आया था भाई, न्यूट्रल ऑक्साइड का एग्जांपल दे दो। तो न्यूट्रल ऑक्साइड में केवल 3 न्यूट्रल ऑक्साइड आपके सिलेबस में है, CO, NO और N2O। को नो हसो, वापस सुन लो, को नो
हसो। अब हसो क्या है यार, ये एक्चुअल में N2O का नाम होता है लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम है लाफिंग गैस। तो कोनो हसो, कोई नहीं हंसेगा, है ना। CO कार्बन का मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, NO नाइट्रोजन का ऑक्साइड एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड ये भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है पेपर में, ध्यान रखना। आगे अगर हम बढ़े तो हम आते हैं बेटा अब ओजोन पे। ओजोन क्या है? ओजोन है एक एलोट्रॉप, किसका? ऑक्सीजन का। 20 किलोमीटर की रेंज पे हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है, ब्लैंकेट की तरह काम करता है, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कैसे बनता है? जब हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कर दें तो ओजोन मिल जाएगा। डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही रही होगी, हीट इन्वॉल्व हुई होगी सिस्टम में। गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में अलग अलग कलर दे देता है, पेल ब्लू, डार्क ब्लू, वायलेट, ब्लैक। याद रह जाए तो ठीक है, वरना याद मत रखना बेटा, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसकी कंसंट्रेशन अगर 100 ppm पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा होती है तो सर दर्द कर देता है कभी कभी। अनस्टेबल भी होता है, यहाँ से चीज़ इंपॉर्टेंट आ रही है, अनस्टेबल भी होता है। और ओजोन जब टूटेगा तो वो ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन दे देगा जो कि नेसेंट ऑक्सीजन होगा, एटॉमिक ऑक्सीजन भी बोलते हैं हम इसको। तो एटॉमिक ऑक्सीजन मिल जाएगा। डेल्टा G नेगेटिव है, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और ये एक्सप्लोजिव कॉम्बिनेशन बनाता है, क्योंकि डेल्टा H भी नेगेटिव निकलता है और डेल्टा S पॉजिटिव, यानी कि एंट्रोपी पॉजिटिव है। एंट्रोपी पॉजिटिव है, हीट रिलीज होती है, ये एक एक्सप्लोजिव कॉम्बो बनाता है। ये सवाल पिछले ही साल पेपर में आया था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चंस में से है। 2016 के अंदर भी एक सेट में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको ध्यान से पढ़ना बेटा। मैं फिर समझाता हूं। ओजोन का जब डीकंपोजिशन होता है तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी और ऑक्सीजन के साथ साथ एक नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि एटॉमिक ऑक्सीजन मिल जाती है, जो बहुत ऑक्सीडाइजिंग होती है नेचर में। और ये काफी एक्सप्लोजिव कॉम्बिनेशन है। क्यों है? क्योंकि रिएक्शन फिजिबल है, डेल्टा G नेगेटिव होने की वजह से हीट निकलती है, डेल्टा H नेगेटिव होने की वजह से, और एंट्रोपी पॉजिटिव है इस वजह से, रैंडमनेस पॉजिटिव है इस वजह से। आगे अगर हम बढ़े तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये बता सकते हैं कि किसी कंपाउंड में अगर आयोडाइड आयंस प्रेजेंट हैं, हम उसमें ओजोन मिक्स कर देते हैं वाटर के साथ, तो वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। I नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो गया है बेटा? I2 में कन्वर्ट हो गया, जो हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस रिएक्शन को इस तरीके से देखिए। जो जेट प्लेन्स होते हैं, जेट प्लेन जो हवा में उड़ते हैं, वो जब ओजोन से रिएक्ट करेंगे तो वो नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बना देंगे, और ये नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिल जाता है तो ये HNO3 बनाएगा, विच कॉज एसिड रेन। ये क्वेश्चन 2011 के अंदर एक बार पूछा गया था। और दूसरी चीज, ओजोन को रप्चर तो कर ही देता है। तो जो जेट प्लेन्स हैं उनके फ्यूल से NO नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड निकलता है, जो ओजोन को रप्चर करने का काम करता है। ये क्वेश्चन जो अब मैं बताऊंगा वो है 2017 का। क्वेश्चन क्या आया था कि भाई ओजोन के जितने भी बॉन्ड हैं उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है या नहीं होती है? तो आंसर जाएगा कि हाँ, वो बिल्कुल इक्वल होती है, आइडेंटिकल होती है। क्यों होती है? क्योंकि रेजोनेंस होता है वहां पे। और शेप कैसी होती है बेटा? एंगुलर। लेकिन बॉन्ड एंगल ध्यान रखना, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री नहीं होता है। लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल बन जाएगा कितना बच्चा? 117 डिग्री। इस चीज का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, ये पेपर में आ सकता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद हमारी अगले कंपाउंड की, जो आपके सिलेबस में है सल्फर। सल्फर अलग अलग स्ट्रक्चर में स्टैंड करता है, अलग अलग स्ट्रक्चर में मिल जाता है हमको। S8 क्राउन शेप है, S6 चेयर शेप होता है, S2 वेपर स्टेट में। कौन सी स्टेट में भाई? वेपर स्टेट में S2 है। 2018 का क्वेश्चन है ये। अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग के अंदर एनर्जी लेवल में, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। NCERT इन टेक्स्ट का क्वेश्चन भी है यही, NCERT इन टेक्स्ट में है। नंबर 1। नंबर 2 CBSE में आया हुआ है। नंबर 3 2010 के अंदर शायद एम्स के पेपर में भी इसका एक ऑप्शन कहीं ना कहीं पेपर में आया था। अब आता है कि सल्फर के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं बेटा, एक अल्फा जिसको रोम्बिक सल्फर बोलते हैं और एक बीटा जिसको मोनोक्लिनिक। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जब अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उस टेम्परेचर को, चेंज वाले टेम्परेचर को कहते हैं हम ट्रांजिशन टेम्परेचर, जो कि है 369 केल्विन। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 369 केल्विन। अगर 369 केल्विन यानी कि 369 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो अल्फा फॉर्म बीटा में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर उससे कम रहा तो बीटा फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अल्फा के अंदर। आगे बढ़े अगर हम,
तो हम बात करते हैं अब सल्फर के ऑक्साइड की, जो है सल्फर डाइऑक्साइड। कैसे मिलता है? सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो SO2 मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। सल्फाइड अगर हम लेंगे SO3 2 नेगेटिव और उसको किसी एसिड में मिक्स कर दे, जैसे हमने ये ले लिया फॉर एग्जांपल Na2SO3 + HCl 2HCl ले लिए, तो हमको क्या मिल जाएगा? 2NaCl बाहर हो जाएगा और हमें SO2 गैस जरूर मिल जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना भाई। तो SO2 गैस हमको यहाँ से भी मिल सकती है। इसकी पंजेंट स्मेल होती है, एयर से ज़्यादा हैवी होता है थोड़ा सा ये, ठीक है। लिक्विड जो SO2 है वो एज अ सॉल्वेंट भी काम करता है। एसिडिक है नेचर में, क्योंकि जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। सल्फ्यूरिक नहीं कह रहा हूँ, सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरिक क्या होती है? H2SO4, तो H2SO3 बनाता है बच्चा ये। अब आते हैं हम थोड़ा सा और आगे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड बनाता है। ये हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हेल्प करेगा जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है, पीछे हमने सीखा था रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? पड़ोसी का और खुद का। पड़ोसी का रिडक्शन कर देगा और खुद का क्या करवा लेगा? ऑक्सीडेशन करवा लेगा। तो अगर मैं MnO4 नेगेटिव को SO2 से रिएक्ट करवा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर मैं SO2 से रिएक्ट करवा देता हूँ तो मेरा Mn जो है यहाँ पे 7 पॉजिटिव था वो कन्वर्ट हो चुका है Mn2 पॉजिटिव में। ऐसे ही Fe3 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो सकता है? Fe2 पॉजिटिव में। Cr2O7 नेगेटिव, जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन अगर आप निकालेंगे आप स्टेट तो +6 आएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी +3 में। SO2 की भी बैंड शेप है यार, सिंपल सी बात है। O3 लोगे तो भी तो O और O2 ही तो है, O3। ऐसे ही SO2 शेप क्या रहेगी? बैंड रेजोनेंस, ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, सिंपल। अब बात आती है ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर की। बस थोड़ा सा ये चैप्टर बचता है, थोड़ी सी और एनर्जी और थोड़ा सा और कंसंट्रेशन चाहिए। यहां से सवाल अगर आएगा तो वो हमारी मेमोरी बेस पर ही रहेगा। अगर हमें याद है तो हम स्ट्रक्चर बना देंगे, अगर हमें याद नहीं है तो जय श्री राम। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर को मैंने 4 क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया, एक सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, थायोनिक और पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक। टोटल हमारे सिलेबस में 3, 6, 1 7 और 2 9 ऑक्सो एसिड है सल्फर के, जिनके स्ट्रक्चर पूछ सकता है। अगले पेज पे मैंने सबके स्ट्रक्चर बनाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले अगर हम H2SO3, हम इसे बार बार पढ़ेंगे, याद करेंगे, हो जाएगा। पिछले बैच के बच्चों को ये टिप्स पे थे, जो बहुत कमजोर बच्चा भी था उसके भी टिप्स पे थे ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, इसलिए तुम तो और इंटेलिजेंट हो और स्मार्ट तो हो ही। हाँ, मेरे को तो पता ही है कि तुम स्मार्ट हो। तो H2SO3 पे बात करते हैं, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा है यार, देखो यार, 2 हाइड्रोजन अगर दिख रहे हैं तो वो 2 OH के साथ ज्वाइन हो गए, एक ऑक्सीजन बचा, वो ये रहा। अगर मैं H2S2O5 की बात करूं तो सल्फर सल्फर ने आपस में बॉन्ड किया, 2 हाइड्रोजन OH के साथ लग गए और 2 ऑक्सीजन बचे, ये लो, और तीसरा ऑक्सीजन बचा, वो ये रहा। अब अगर मैं H2S2O4 यानी कि डाइथायोनस एसिड की बात करूं तो सल्फर सल्फर ने सिंगल बॉन्ड बना लिया, 2 हाइड्रोजन है मतलब 2 OH तो लगने कंफर्म, 2 ऑक्सीजन बच गए, वो ये रहे। तो हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड वाली क्लास में 3 थे, H2SO3, H2S2O5 और H2S2O4। सिंपल है, एक बार बना के देखना, फिर वीडियो सुनना, फिर बनाना, याद हो जाएगा गारंटेड। अगला आता है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की क्लास। पहला क्या है? H2SO4। इसको तो आसान रखना है यार, ये देखो 2 हाइड्रोजन है, एक ये रहा, एक ये रहा, OH के साथ 2 ऑक्सीजन बचे होंगे, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। फिर आया थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3, सल्फर सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड। ये क्वेश्चन आया था 2018 में, ध्यान रखना आएगा। तो 2 हाइड्रोजन है, ये लो भैया, 2 हाइड्रोजन बचा, क्या एक ऑक्सीजन बचा है, ये ले भैया जी। अब आता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको ओलियम भी कहते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आएगा ओलियम, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में ओलियम का रोल होता है। तो H2S2O7 का स्ट्रक्चर क्या होगा? H2S2O7 में O के साथ ऐसे बॉन्डिंग रहेगी सल्फर की, SOS। कैसी बॉन्डिंग? SOS। अगर इतना याद रह जाएगा अपना काम हो गया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2 OH तो आने हैं, 2 और 1 3 OH खत्म हो चुके हैं, कितने बचे? 4, 1 2 3 और 4 खत्म। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का एक और नाम क्या होता है बेटा? ओलियम। क्या होता है? ओलियम। आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो हम थायोनिक एसिड पे आते हैं। थायोनिक एसिड के अंदर एक ही स्ट्रक्चर है, H2S2O6, सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन है, ये लो भैया, बचे कितने? 4, 1 2 3 और 4। मैं पक्का कह रहा हूं कि तुम इसे याद कर जाओगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन एक बार इसको, वीडियो को सुनने के बाद इसे लिख के देखना, फिर वीडियो फिर से देखना, और फिर ये याद मिलेंगे तुमको 100%। पर ऑक्सो क्लास में 2 आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई।
2016 में ये आया था, 2015 में ये आया था। अब मेरे से ना ये क्वेश्चन मत पूछना सर 2021 के अंदर जब हम पेपर देंगे तब कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मैंने पेपर डिजाइन नहीं किया है अभी, जब मैं कर दूंगा तब बताऊंगा। तो परऑक्सो क्लास के अंदर दो हैं, H2SO5 और H2S2O8। H2SO5 का एक और नाम है कैरोज एसिड, और जिस नाम से इसका आयुपैक नेम बनता है वो है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान से रखना, परऑक्सो मतलब पर ऑक्साइड लिंकेज, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पक्का मिलेगा। ये देखो ये रहा, ये हाइड्रोजन तो यहीं रहेगा ही। तो सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक OH यहाँ पे, O और O, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। और परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में भी क्या हुआ, वही परऑक्सो है तो ये OO तो रहेंगे ही रहेंगे, एक सल्फर इधर एक सल्फर इधर, बाकियों को बैलेंस कर दो, हो जाएगा हमारा काम कंप्लीट। तो ये था हमारे पास सारा का सारा। अब लास्ट है हमारे पास बेटा H2SO4, जिसकी प्रिपरेशन को कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहा जाता है। इसके रिलेटेड कंसेप्ट हम जितने भी हैं वो सारे के सारे रिवीजन क्लास में सीखेंगे, क्योंकि इसका डायग्राम भी बनेगा, डायग्राम के बाद कुछ रिएक्शंस भी ऐड होती हैं, उनको हम रिवीजन फेज में रखेंगे। पेपर में कभी भी कॉन्टैक्ट प्रोसेस का डायग्राम नहीं आता है, पेपर में उससे रिलेटेड केवल एक आध क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम उसको उसी लेवल पर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम डायग्राम का रट्टा मार लें और उस डायग्राम को बनाने में अपना बहुत सारा समय व्यर्थ करें, बिल्कुल नहीं करना है, इसको बहुत आसानी से पढ़ना है। तो ये था आपका 16th ग्रुप एलिमेंट, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है यार, बहुत आसान है, थोड़ा सा बड़ा है कंपैरेटिवली, पर आप इसे कर सकते हो, ये मेरे को पता है। फिर भी कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे 100% बताना, ठीक है। तो ये थे आपके केमिस्ट्री वाले सर अभिषेक। आई होप कि आपको 16th ग्रुप एलिमेंट समझ में आया होगा बेटा। आराम से पढ़ो, मज़े से पढ़ो, और लास्ट में फिर वही एक बात कहता हूँ कि केमिस्ट्री मुश्किल नहीं होती, लोग पढ़ना देरी से शुरू करते हैं। बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत मज़े आते हैं, ठीक है। तो अच्छे से करना, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा।